स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे समंकों का चित्रमय व बिंदु रेखी प्रदर्शन। समंक बहुत नीरस होते हैं। यदि जो है मैं आपके सामने इस तरीके से A, B, C, D, E और ये जो है मैं इसमें कुछ डेटा लिख देती हूँ 20, 25, 30, 45, 50। तो ये समंक जो है इनको याद रखना, इनको समझना जो है थोड़ा सा नीरस काम होता है और कठिन भी होता है। लेकिन यदि इसी चीज को मैं डायग्राम में जो है चित्र प्रदर्शित कर दूं कुछ इस प्रकार से, तो आप लोगों के लिए किसी रिजल्ट को बताना या डेटा को समझना बहुत इजी हो जाता है। तो समंकों का चित्रमय और बिंदु रेखीय ये दोनों चीजें अलग अलग है। चित्रमय का क्या आशय होता है? चित्रमय मीन्स होता है ये जो मैंने बनाया है ये चित्र है, और बिंदु रेखी मतलब ये जो है बिंदु रेखी ग्राफ पेपर हम समझते हैं। ग्राफ जो रहते हैं उसमें जब हम डायग्राम इस तरीके से पॉइंट लगाकर बनाते हैं, जो है ग्राफ हमारा 1 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से हम जो है ग्राफ को बनाते चलते हैं, तो यह होता है बिंदु रेखी प्रदर्शन। दोनों का ही उपयोग समंकों को व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए, आसान करने के लिए और सुंदरता में प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। लेकिन चित्रमय प्रदर्शन जो है वह इजी होता है, सरल होता है, लेकिन इन दोनों में एक्चुअल में अंतर है। तो पहले मीनिंग समझ ले 2 लाइनों में। समंकों का चित्रमय प्रदर्शन या समंकों को चित्र में दर्शाना का आशय होता है जब समंकों को मतलब जो भी डेटा है, उदाहरण के लिए हमने किसी क्लास में बच्चों की हाइट ली, 50 बच्चे हैं उनकी हाइट ली, तो चित्रमय प्रदर्शन मतलब आप इस तरीके से बता सकते हैं, इसको बोलते हैं रेखा डायग्राम। आप इस तरीके से बता सकते हैं बॉक्स में, ये होते हैं बार डायग्राम, ठीक है। आप एक स्क्वायर में बता सकते हैं, आप एक सर्कल में बता सकते हैं, ये सब क्या है? ग्राफ है, चित्रमय है, मतलब डायग्राम्स हैं ये। और ग्राफ मीन्स जब इसी डेटा को हम ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो यह कहलाता है बिंदु रेखी प्रदर्शन। क्लियर आपको? तो दोनों का ही उद्देश्य एक होता है, सिर्फ दोनों में जो है अंतर क्या होता है। मीनिंग समझ में आ गया आपको? एक में इस तरीके से डेटा को दिखाया जाता है और एक में ग्राफ पेपर पे दिखाया जाता है। प्रयोग संबंधी अंतर, हर चीज जो है समंक हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं। पहला अंतर है प्रयोग संबंधी। तो समंकों का प्रयोग, तो यदि हम बात करें चित्रमय प्रदर्शन की और एक तरफ हम लिख लें बिंदु रेखी ग्राफ पेपर पे, तो इसमें सामान्य डेटा को इजीली दिखाया जाता है, सामान्य समंक, ठीक है। और बिंदु रेखी प्रदर्शन में यदि हम बात करें तो उसमें जो है कौन से समंक दिखाए जाते हैं? काल श्रेणी से संबंधित। अब काल श्रेणी से संबंधित क्या होता है? ऐसे समंक जिनमें परिवर्तन समय के आधार पर होता है, दिन में, महीनों में या साल में जो है परिवर्तन होता है, ऐसे समंक काल श्रेणी वाले समंक कहलाते हैं। रचना संबंधी अंतर, तो चित्रमय प्रदर्शन आप सादे पेपर पर भी बना सकते हैं। सिंपल हमारा कॉपी का पेज है, हम उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन बिंदु रेखी प्रदर्शन के लिए हमें क्या लगेगा? ग्राफ पेपर, ठीक है। कार्य संबंधी अंतर, तो जो चित्रमय प्रदर्शन है उसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, और इसमें विस्तरात्मक अध्ययन, विस्तरात्मक विश्लेषण हम बोल सकते हैं, अध्ययन बोल सकते हैं, वो कार्य किया जाता है। माध्यों का अनुमान, माध्य मतलब कौन कौन से होते हैं हमारे? माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये हमारे माध्य होते हैं। तो चित्र के द्वारा हम माध्यों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बिंदु रेखी प्रदर्शन में हम ये जो मीन, मीडियन और मोड होता है इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। सार्थकता संबंधी अंतर, तो जो चित्रमय प्रदर्शन है इसके जो रिजल्ट होते हैं
वो हम कह सकते हैं कि सार्थकता से थोड़ा सा दूर होते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम जो डेटा प्रदर्शित करते हैं वह एकदम एक्यूरेट नहीं होते हैं, उसके सन्निकट होते हैं। तो इसमें सार्थकता जो है वह कम पाई जाती है और इसमें जो है सार्थकता रहती है, क्योंकि इसमें जो है हम पॉइंट वाले जो मेजरमेंट होते हैं, चूंकि ग्राफ पेपर पे हम लेते हैं और ग्राफ पेपर में एक एक सेंटीमीटर एक एक मिलीमीटर की जो है स्पेस रहती है, तो हम प्रॉपरली डिफाइन कर पाते हैं। तो ये है समंकों के चित्रमय और बिंदु रेखी प्रदर्शन में अंतर। अब इसके लाभ और दोष या फायदे और नुकसान आ सकते हैं आपको। तो दोनों के लाभ में क्या लिखेंगे? आंकड़ों का सरल प्रस्तुतिकरण, आसानी से समझने योग्य, विश्लेषण करने में सहायक, नीति बनाने में सहायक और चित्रमय प्रदर्शन से याद रखने में, लंबे समय तक याद रखने में सहायक, समंकों का बेहतर प्रस्तुतिकरण, यह जो है दोनों के लाभ हो सकते हैं। दोष में हम क्या लिख सकते हैं? दोष में हम लिख सकते हैं चूंकि यह जो है बनाए जाते हैं वह हम 1 करोड़ की जनसंख्या को एक छोटे से पेपर पर दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा डेटा के साथ जो है ऊपर नीचे हो सकता है। तो पहला वास्तविकता के करीब नहीं होते हैं, और दूसरी चीज इसमें जो प्रॉब्लम आती है, ग्राफ को बनाने की प्रॉब्लम आती है। तीसरी, जो बनाने वाला व्यक्ति है वह सामान्य नहीं, विशेषज्ञ होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। तो इस तरीके की इसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करेंगे चित्रमय प्रदर्शन के प्रकार। तो चित्रमय प्रदर्शन के जो है ये प्रकार जो लिखे हुए हैं, यह चित्रमय प्रदर्शन के हैं। जो हम ग्राफ बनाते हैं वो अलग चीज है, हम डायग्राम की बात कर रहे हैं, है ना। चित्र मतलब डायग्राम और ये है ग्राफ। तो डायग्राम के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक विस्तार वाले और दूसरा होता है द्विविमा, 2 विस्तार वाले भी होते हैं, त्रिविमा भी होते हैं, 3 विस्तार वाले। और ये जो सारे प्रकार हैं यह एक विस्तार वाले हैं, एक विस्तार वाले। ठीक है, कैसे बनाते हैं? रेखा चित्र। जब आपको ये क्वेश्चन आता है कि इसके प्रकारों को समझाइए, तो आप जो है इसको एक सिंपल से डायग्राम से भी समझा सकते हैं, बहुत अच्छा जो है आंसर जाएगा। पहले हम बात करें रेखा चित्र की। तो रेखा चित्र में हमारा जो है इस तरीके से हम लाइन बनाएंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसमें जो है हम शहरों के नाम लिख दें, कोई भी डेटा हम लें, शहरों के नाम, और यहाँ पे हम लिख दें जनसंख्या। ठीक है, तो रेखा चित्र में हम बनाएंगे, ये जो है हमारा मेजरमेंट रहेगा 1-1 सेंटीमीटर का दोनों साइड पे। अब पहला शहर है ए और ए का डेटा है ये, तो ये लाइन डायग्राम में हम केवल लाइन खींचते हैं। ठीक है, जहां भी उसका मेजरमेंट रहेगा। ये हो गया रेखा चित्र। अब दंड चित्र क्या होता है? बार डायग्राम। तो बार डायग्राम में जो है अलग अलग प्रकार होते हैं। वो क्या होता है देख लीजिए, दंड चित्र। सेकंड हम देख रहे हैं दंड चित्र। तो दंड चित्र में स्टूडेंट हम जो है इसी तरीके से 0, x, y, यहाँ पे वही 1-1 सेंटीमीटर की चीजें रहेंगी, लेकिन हम यहाँ पे जो है सरल, सबसे पहला है सरल। तो जो हमारा डेटा है हम उसको इस प्रकार से दंड में बनाएंगे, बार में बनाएंगे, जो भी हमारा मेजरमेंट रहेगा। क्लियर? मतलब बॉक्स बना दिए तो वो बन गया अपना दंड चित्र। ये सबसे पहला पॉइंट है, ये सरल वाला है। अब द्विदिशा, 2 दिशा वाले कैसे होते हैं? तो 2 दिशा वालों में स्टूडेंट हमारा जो आंकड़ा रहता है वो भी प्लस और माइनस में रहता है। मतलब हमारा जो डेटा है, समंक है 50, 30, -20, फिर 40 और -10। अब ये 2 आंकड़े जो है हमारे माइनस में है, तो हमारा जो है वो किस तरीके से जाएगा? ये 0, x और y, ये जो प्लस वाले हैं ये हमारे ऊपर जाएंगे। ये जैसे 50 है तो मान लो 5 हम डंडी ले लें, जैसा भी मेजरमेंट ले, ये 50। 30 है, दूसरा वाला हमारा 30 पे गया। फिर -20 है तो तीसरा वाला हमारा नीचे जाएगा। इसको बोलते हैं द्विदिशा। क्लियर? 2 दिशा में बार डायग्राम बनाना। फिर अंतर विभक्त में जो है
पूरा जो है मान लीजिए हमारा यही डेटा, ये जो है माइनस में नहीं है प्लस में है, ये डेटा इसका टोटल कितना है 50, 30, 80, 100, 150। तो इसके अंतर्गत जो है कैसे किया जाता है, कौन सा वाला देख रहे हैं हम, अंतर विभक्त। तो अंतर विभक्त में स्टूडेंट इस तरीके से एक पूरा 150 का मैंने बना लिया, ठीक है, और उसमें ए पार्ट कितना है 50, तो 50 जो है मैंने इसमें अलग डिजाइन बना दी, ठीक है। फिर है 30, तो ये जो 30 है मैंने इसमें अलग डिजाइन बना दी। फिर है 20, तो 20 में मैंने जो है और अलग डिजाइन बना दी। तो इस तरीके से जब एक बड़े बार डायग्राम को छोटे छोटे जो मेजरमेंट के हिसाब से उसमें बांटा जाता है तो उसको बोलते हैं अंतर विभक्त। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिशत। तो प्रतिशत वाले में जो हमने अभी 150 लिया, 50, 30, 20, 40 और 10, इसको जो है प्रतिशत में कन्वर्ट कर लिया जाता है। कैसे, 50 गुणित 100/150, फिर 30/150 गुणित 150, फिर 20/150 गुणित 100, 40/150 गुणित 100, 10 150 और गुणित 100। और इसके हिसाब से जो आता है, जैसे हम इसको देखें तो 5 ये आ जाएगा 33%, ये हो जाएगा हमारा 20%। इस तरीके से परसेंट बनाकर और बनाते फिर इसी तरीके से है। बड़े बॉक्स के अंतर्गत ये 100 का ले लेते हैं और 100 में 33% इस तरीके से दिखा दिया, 20% दिखा दिया, 50%, 40% जो भी, और अलग अलग डिजाइन से शो कर दिया। ये होता है प्रतिशत मेथड। फिर है युगल। युगल में जब हमें डेटा इस प्रकार से दिया हो, युगल वाले में हम क्या करेंगे, युगल मतलब जोड़ी। तो जब जो है हमें जैसे जनसंख्या या हम बोले भोजन और कपड़ा, इन दोनों का डेटा दिया है भोपाल शहर में, और ऐसे इंदौर शहर में हमें भोजन और कपड़े का डेटा दिया है। तो यहाँ पे कैसा बनेगा देखिए, यहाँ पे मैं बनाऊंगी भोपाल और एक कॉलम बनाऊंगी भोजन का और एक कॉलम बनाऊंगी यहाँ पे कपड़ों का। ऐसे फिर मैं लूंगी इंदौर का, यहाँ पे मैंने बनाया भोजन का और कपड़ों का, तो भोजन वाले को मैं एक जैसी डिजाइन दे दूंगी और कपड़े वाले को मैं एक जैसी डिजाइन दे दूंगी। तो ये होता है युगल। और ऐसे ही बनता है बहुदंड चित्र। मतलब जब हमको ये जो है मैंने 2 का लिया, आप इसमें यदि भोजन, कपड़ा, दवाइयां, घर ऐसे 4 ले ले और 4 बॉक्स यहाँ पे खड़े कर दे तो ये कहलाएगा बहुदंड चित्र। क्लियर ये चीज। ये होता है दंड चित्र, बार डायग्राम। समंकों को ग्राफ में डायग्राम में जो है किस तरीके से प्रदर्शित। अब ऐसे होता है द्विबामा, 2 विस्तार वाले चित्र। यहाँ पे हम अभी केवल सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से है कि उसमें 2 संख्याओं को एक साथ दिखाना है। जैसे मजदूरों की संख्या दी है हमें, यहाँ शहर दिया है, मजदूरों की संख्या दी हुई है और यहाँ मजदूरी दी है। तो अब हमें यहाँ पे शहर ए, बी दिया है और 2 संख्याएं दिखानी है, तो उसके लिए स्टूडेंट यूज होगा 2 विस्तार वाले। इसके प्रकार होते हैं आयत चित्र, रेक्टेंगल या वृत्त चित्र, मतलब सर्कल। सर्कल में भी जो है पाई डायग्राम होता है, एक पाई चित्र। तो पाई चित्र में जो है जो भी मेजरमेंट दिया रहता है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 360 में, और उस हिसाब से हम ये पाई डायग्राम को डिवाइड कर देते हैं। ये होता है आपका आयत चित्र। ये कौन से हैं, द्विविस्तार वाले, जब हमें 2 संख्याएं एक साथ दिखानी हो। ठीक है। ऐसे ही 3 विस्तार वाले भी होते हैं जिसमें क्यूब आती है, 3 संख्याएं हमें जो है एक साथ दिखानी हो। तो ये होता है स्टूडेंट क्या, डायग्राम्स, ये प्रकार है इसके। अब हम बात करें बिंदु रेखी प्रदर्शन की। तो बिंदु रेखी प्रदर्शन में स्टूडेंट वही हमारा रहेगा, लेकिन हमें ये काय पे बनता है, ग्राफ पेपर पर। और ग्राफ पेपर पे आपको पता है कि सारी डिजाइनें बनी हुई रहती हैं। हमें अपना मेजरमेंट जो है, माप, वो सपोज करनी होती है, लिखना रहता है
कि 1 सेंटीमीटर बराबर हम क्या मान रहे हैं, 1 लाख मान रहे हैं, और दूसरे एक्सिस पे हम 1 सेंटीमीटर बराबर एक शहर मान रहे हैं, और उसमें जो है डॉट लगाए जाते हैं। जैसे मैंने एक शहर का ये डेटा है, बी का जो है ये डेटा है, सी का ये डेटा है, और उसके बाद जो है इसे मिला दिया जाता है। ये होता है बिंदु रेखी प्रदर्शन। क्लियर? तो बिंदु रेखी प्रदर्शन में प्रकार नहीं होते हैं, इस टाइप से प्रकार नहीं होते हैं। जो भी डेटा रहता है उसको इस प्रकार से बनाया जाता है। 2 शहरों का डेटा दिया है तो 2 लाइनें आ जाएंगी ऐसी, 4 शहरों का दिया है तो 4 लाइनें आ जाएंगी। डिपेंड करता है हमें कितना, लेकिन बनेंगी वह ग्राफ ही। इसमें जो है एक आपको शॉर्ट आंसर में आ सकता है कृत्रिम लाइन, उसको बोलते हैं फॉल्स बेस लाइन। ये एक छोटा सा आंसर हम समझ लें। तो जब जो है हमारे समंक, जैसे यहाँ 0 समंक आपको दिए हुए हैं, मान लीजिए जनसंख्या दी हुई है और जनसंख्या की जो है डिजिट दी है 10,000, 11,000, 10,550 और हमें 10,950 और 12,000, ये संख्या दी हुई है। अब यहां पर आप देखिए, यदि मैं मेजरमेंट 0 से स्टार्ट करती हूं तो मैं डिफरेंस कितने का लूं कि मेरा ग्राफ बहुत सुंदर दिखे। अब यहाँ पे पहली डिजिट जो सबसे मिनिमम है वो है 10,000, और सारे आंकड़े 10,000 से 12,000 के बीच के हैं। मतलब मुझे जो है, यदि मैं यहाँ 0 से मेजरमेंट करती हूँ तो 0 से 10,000 के बीच में कुछ भी नहीं दिखाना है। तो यदि मैं 1,000 का अंतर लूंगी तो मुझे 12 लाइनें लगेंगी, और 12 लाइनें तो लगेंगी, मेरा ग्राफ क्या होगा कि इतने से हिस्से में सिमट जाएगा, बाकी का पूरा ब्लैंक दिखेगा। तो उस कंडीशन में हम जो है फॉल्स बेस लाइन बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो देखिए कैसे। यहां से ब्रेक कर दी जाती है, यहां से जो है इस प्रकार से 2 लाइनें खींच के, और मैं यहाँ पहले वाले डिजिट को 10,000 लिख दूंगी। इसका मतलब होता है कि मैंने 0 से लेके 10,000 तक के डिजिट यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब मैं यहाँ पर डिफरेंस 100 का भी ले सकती हूँ, मैं चाहूं तो यहाँ पर 1,000 का भी ले सकती हूँ। तो ये कृत्रिम आधार लाइन जो है, कृत्रिम आधार लाइन होती है कि जब हमारा चित्र में दिखाने वाला समंक, सबसे कम वाला समंक जो है 0 से बहुत दूरी पर है, तो उस समंक को जो है, उस डिफरेंस को दिखाने के लिए कृत्रिम आधार रेखा का उपयोग किया जाता है। तो ये है स्टूडेंट समंकों का चित्रमय और बिंदु रेखी प्रदर्शन। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे गुण संबंध। गुण संबंध क्या होता है? तो देखिए, नाम से ही हम चीजों को याद रखने की कोशिश करें। गुण संबंध, गुण मतलब पाई जाने वाली क्वालिटी, गुण, और संबंध रिलेशन। तो गुण संबंध होता है जब समंकों में, 2 प्रकार के समंकों में गुणों में संबंध पाया जाए। जब इकाइयां या जो समंक हमें दिए गए हैं उसमें संबंध पाया जाए तो हम कहते हैं कि दोनों में गुण संबंध है, गुणों के कारण रिलेशन है। और गुण संबंध जो है हमेशा तुलनात्मक होता है। ठीक है? तो जब इकाइयों में, दी गई इकाइयों में और प्रत्याशित इकाइयों में गुणों की मौजूदगी हो, 2 गुण हैं और उसमें मौजूदगी हो, तो उसे कहा जाता है कि दोनों गुणों के बीच में संबंध है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें स्वास्थ्य और निरोग। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वो क्या होगा? निरोग होगा। तो यहाँ व्यक्ति जो है उसके अंदर 2 गुण हो गए, स्वास्थ्य का गुण और निरोगी। तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य एक गुण हो गया और निरोगी हो गए। तो हम इसको नॉर्मल कंडीशन में भी बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह निरोगी होता है, वह बीमार नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो गया? 2 गुणों में संबंध हो गया। ऐसे एक उदाहरण लिखा है कि हमें कुल जनसंख्या दी हुई है और साक्षर दिए हुए हैं, मतलब पढ़े लिखे। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? निरक्षर। साक्षर, निरक्षर अपराधी। ठीक है? मतलब दूसरा जो हमारा गुण क्या है? अपराधी, पढ़े लिखे, और दूसरा अपराधी है या नहीं है। हमें इसमें साक्षरता व अपराध के बीच में गुण संबंध, मतलब हमें ये बताना है कि जो व्यक्ति साक्षर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या अपराध करते हैं। तो ये जो गुण संबंध है यह 2 प्रत्याशित इकाइयों के बीच में पाए जाने वाले संबंधों को प्रदर्शित करता है। क्लियर?
अब हम बात करेंगे यह कितने प्रकार का होता है। तो गुण संबंध 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और स्वतंत्र। धनात्मक ऋण संबंध धनात्मक गुण संबंध मीन्स होता है कि जब दोनों में परिवर्तन या दोनों जो है कारण और परिणाम वह एक दूसरे से जुड़े हुए हों। मतलब जैसे कि मैंने जो उदाहरण लिया कि जो लोग स्वस्थ रहते हैं वह निरोगी रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक गुण संबंध होगा। फिर ऋणात्मक मीन्स होता है कि जब जो है एक गुण संबंध पाया जाता है और दूसरे गुण संबंध के पाए जाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इस कंडीशन में दोनों गुण जो है वह पाए जाते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होते हैं वह रोगी होते हैं, या स्वास्थ्य का और रोग का जो है, या जो एक्सरसाइज करते हैं उनका और रोग का जो संबंध है वह ऋणात्मक होगा। मतलब जो लोग एक्सरसाइज करेंगे वो लोग रोग से दूर रहेंगे, तो इनके बीच का संबंध क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और स्वास्थ्य और निरोगी, जो लोग स्वस्थ होंगे वह निरोगी होंगे। स्वतंत्र, ऐसे गुण जो है वह एक दूसरे से कहीं भी रिलेटेड नहीं होते हैं, संबंधित नहीं होते हैं। ऐसा जो है गुण वह स्वतंत्र होता है, जिसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे हम बात करें कि मजदूर की जो है इनकम और भारत की जो है खेल की टीम, इन दोनों के गुणों का कोई संबंध है क्या? तो इस प्रकार से जो है गुण संबंध वह स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ऐसे गुणों में जो है रिलेशन निकाला भी नहीं जाता है। अब विधियां गुण संबंध को ज्ञात करने की कि दो फैक्टर्स के बीच में गुण संबंध है या नहीं है, उसके लिए संभावना विधि होती है, प्रतिशत विधि होती है और गुण संबंध गुणांक विधि होती है। संभावना विधि के अंतर्गत हम जो हमारी आवृत्ति है, जो हमारा डेटा है, उसके आधार पर संभावना प्रत्याशित आवृत्ति निकाली जाती है, प्रत्याशित आवृत्ति निकाली जाती है और उसकी तुलना जो हमें वास्तविक डेटा दिया है, वास्तविक समंक हमारे पास मौजूद है, उससे तुलना की जाती है और फिर जो डिफरेंस आता है उसके आधार पर कहा जाता है। यदि डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो कहा जाता है कि गुण संबंध मौजूद नहीं है, और डिफरेंस यदि कम आता है तो कहा जाता है कि गुण संबंध मौजूद है। प्रतिशत विधि के अंतर्गत जो है हम जो हमारे पास समंक होते हैं उसको परसेंटेज में, प्रतिशत में हम बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि कक्षा में 60% विद्यार्थी पास हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 60% विद्यार्थी, भले वो संख्या 50 की हो, चाहे 100 की हो या 150 की हो, उसका 60% विद्यार्थी जो है वह पास हो गए हैं। तो प्रतिशत विधि के अंतर्गत जो है दोनों गुणों का जो है प्रतिशत निकालकर उससे तुलना की जाती है। अब हम बात करें गुण संबंध गुणांक की, तो गुण संबंध गुणांक में स्टूडेंट फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। फॉर्मूला याद रखना बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए, पहली चीज तो ऊपर और नीचे की जो है वो चीजें सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। ऊपर माइनस का साइन लगा है, नीचे प्लस का साइन लगा है। इस साइड दोनों कैपिटल है, ये दोनों स्मॉल है। इसमें ए कैपिटल है, बी स्मॉल है, और इसमें ए स्मॉल है तो बी कैपिटल है। बस ये फॉर्मूला हमें इस तरीके से याद रखना है। पूरे जो है ऊपर और नीचे की चीजें सेम है, प्लस और माइनस का अंतर है, माइनस ऊपर है प्लस नीचे है। यहाँ पे दोनों कैपिटल और दोनों स्मॉल है, और इस साइड जो है एक कैपिटल एक स्मॉल, तो दूसरा जो है कैपिटल और दूसरा वाला स्मॉल। ये फॉर्मूला जो है हमारा रहता है। अब यदि यही सवाल आपको एग्जाम में आता है तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो देखिए, कुल जनसंख्या हमें दी हुई है 240, साक्षर जो है 50 दिए हैं, तो हम यहाँ पर साक्षर को मान लेंगे ए। ठीक है, तो जो निरक्षर है वो क्या हो जाएंगे, निरक्षर क्या हो जाएंगे, स्मॉल है ना। और निरक्षर अपराधी, देखिए अपराधी को हम मान लेते हैं कैपिटल बी, तो जो अपराधी नहीं है, अपराधी नहीं है, उसको हम क्या मानेंगे, स्मॉल बी। ऐसा आपको मानना रहेगा। मतलब दो गुण हमें देखना है, तो यहाँ पे दिया है साक्षर और अपराधी, तो साक्षर को मैंने कैपिटल ए माना, अपराधी को कैपिटल बी माना, तो अपने आप ही निरक्षर उसका अपोजिट वो स्मॉल ए हो जाएगा,
और अपराधी नहीं, ये कौन हो जाएंगे, स्मॉल b। ठीक है, फिर हमें जो है एक टेबल बनानी रहेगी, उस टेबल से हमें जो है इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। देखिए कैसी टेबल बनेगी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही बनती है, बहुत सिंपल है। इस तरीके से हम कॉलम बनाएंगे, ये होगा इस कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो यहाँ पे जो है आपका ए बी आएगा, यहाँ ए बी, यहाँ इस कैपिटल ए, स्मॉल बी ये, और यहाँ पर जो है हमारा एन आ जाएगा। अब कौन सी चीज दी हुई है और कौन सी निकल सकती है, तो एन हमें कुल जनसंख्या दी हुई है 240, साक्षर हमें दिए हुए हैं, मतलब ए दिया हुआ है हमें कितना, 50। ठीक है, निरक्षर अपराधी, अब ध्यान देना, निरक्षर को हमने क्या माना है, स्मॉल ए, और अपराधी जो है हमारा कैपिटल बी, ये दिया हुआ है स्मॉल ए कैपिटल बी, मतलब हमें ये संख्या दी हुई है 40। ठीक है, फिर है साक्षर अपराधी, साक्षर को हमने क्या माना है, कैपिटल ए, और अपराधी जो है बी, मतलब कैपिटल ए बी दिया हुआ है हमें 5, है ना। फिर दिया है, बस ये दिया हुआ है, अब हम इसको फिल कर सकते हैं, हम पास जानकारी आ जाएगी। देखिए इन दोनों का टोटल जो है यहाँ पे होगा 45, और ये जो है 50 टोटल है, तो इसमें से हम 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 45। अब 240 में से 50 घटा दिए तो ये हो जाएगा हमारा 190, है ना। अब 190 में से 40 घटा दिए तो ये हो गया हमारा 150, और इसमें इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा 195। मतलब हमें ये सारी जानकारी निकालने के लिए ये टेबल जो है वह बनानी है, और बस इसके बाद स्टूडेंट हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का। देखिए कैसे, 5 × 150 कैपिटल ए बी, स्मॉल ए बी, माइनस कैपिटल ए स्मॉल बी, मतलब 45, है ना, और 40। सेम चीज हमें नीचे रखनी है, 5 × 150 प्लस 45 × 40। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 750 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन कर लें, $750 प्लस 1800। इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे गुण संबंध जो है वह आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आता है उस हिसाब से जो है हम कहेंगे कि हमारा जो है गुण संबंध है या नहीं है। क्लियर ये चीज? तो ये होता है स्टूडेंट गुण संबंध। तो आपको गुण संबंध क्या होता है, उसके प्रकार, उसकी मापने की विधियां जो है वह एग्जाम में आ सकती हैं।